दिलों की जान बनाया है आपने, मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने। कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज मैं, इमरान को इमरान बनाया है आपने, इमरान को इमरान बनाया है आपने। हमारी फहरिस्त का एक ऐसा शायर जो आज के इस मुशायरे का दूल्हा बड़ी मुश्किल से उस चाँद को लोग ढूंढ के लाए हैं। चाँद का बेटी से रब्ता करके वो चाँद बड़ा खूबसूरत चाँद आपके हुजूर में हाजिर हुआ है। मैं बिना तमहीर जनाब इमरान प्रताप अली से गुजारिश करूँगा कि नारे तकबीर, नारे तकबीर। इमरान भाई, इमरान भाई। बहुत शुक्रिया मुख्तार मासूम साहब का। जैसे घर पे ज्यादा बोलने नहीं देती भाभियां, उसका यही हाल होता है कि माइक बन जाए तो फिर वो चुप ही नहीं होता है। उनके साथ भी बड़ी दुश्वारी है कि भाभी ने घर पर बिल्कुल मतलब शेर को बकरी बना के रखने वाली हालत रहती है। तो मुख्तार भाई जब किसी मुशायरे में बैठते हैं तो फिर वो सारी कमी जो है घरवाली में यहाँ पे पूरी करते हैं। लेकिन सलाम मोहब्बत को, सलाम बरमबरदा जाजपुर उड़ीसा के तमाम चाहने वालों को। पहली बार उड़ीसा हाजिरी हुई है। बहुत दिन से दावतें थी, आना था लेकिन आने की नौबत नहीं हो पा रही थी। इस बार जब उड़ीसा ने आवाज दी तो मैं खुद को रोक नहीं सका। मुझे लगा कि अब और ज्यादा दिन इंतजार मैं भी नहीं कर सकता। बहुत मुबारकबाद पूरी कमेटी को, सफीर साहब को और जो उनकी पूरी टीम है उनको बहुत मुबारकबाद आज के इस कामयाब मुशायरे के लिए। सफर बहुत बुरा सा था, फ्लाइट कैंसिल चल रही थी, ट्रेनें तो बहुत ज्यादा लेट थी, बाकी शायरों को भी आने में बहुत दुश्वारी हुई। दिल्ली चूंकि आज बारिश बहुत थी तो फ्लाइट मुसलसल डिले रही। आपके बीच आया हजारों किलोमीटर का सफर करके। सफर इतना लंबा था कि पता ही नहीं चल पा रहा था कि सफर कर रहा हूँ या आखिरी सफर कर रहा हूँ। लेकिन आपके बीच आना था और आपकी मोहब्बतों के बीच हाजिरी लगानी थी, इसलिए ये सफर थोड़ा आसान सा हो गया। यहाँ तक सफर बहुत अच्छा था। गांव तक जाने वाली जो सड़क थी वो थोड़ा सा और बेहतर हो सके आने वाले दिनों में तो अच्छा है। अयूब साहब की मौजूदगी यहाँ पर बहुत दूर से मुझसे मुशायरे को सुनने आए हैं, उनकी मौजूदगी को सलाम करता हूँ। 4 मिनटों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। पीछे तक जो लोग बिल्कुल खामोशी ओढ़ के बैठे हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा आप बेदार हो जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं, और ऐसे ही रात रात पर मुशायरे में तो होंगे भी नहीं, इसकी गारंटी के साथ पढ़ने चल रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप बेदार हो जाए। जो पीछे दोस्त हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, ऐसा लगे कि आप मुशायरे में बैठे हैं, किसी कब्रिस्तान में नहीं बैठे हैं। मतलब ऐसा थोड़ा सा बेदारी आपके बीच में समझ में आए मुझे। मैं बड़े हंगामों में पढ़ने का आदमी हूँ, बड़े शोर शराबे वाला आदमी हूँ, तो मुझे ये न लगे कि मैं उड़ीसा आया हूँ तो यहाँ तो लोग बड़ी खामोशी के साथ सुना करते हैं। हालांकि मैं जानता हूँ कि ये उड़ीसा है। यहाँ की हुकूमत के बारे में हमारे सूबे में जब चर्चा होती है तो ये कहा जाता है कि आदरणीय नवीन पटनायक साहब वो नाम है कि जिन्होंने सियासत को एक नई दिशा दी है, नई तहरीक की तरह उन्होंने सियासत को जिया है।
तो उन्हें भी बहुत मुबारकबाद, बहुत अच्छा लग रहा है उनके बीच आकर के, उनके सूबे में आकर के। तकरीबन 14 साल पहले पूरी आया हुआ था कॉलेज के टूर को लेकर के रेड क्रॉस सोसाइटी के। उसके बाद आज जब भुवनेश्वर में लैंड किया तो बिल्कुल बदला हुआ निजाम है। वो ये बता रहा है कि यहाँ जो लोग बैठे हैं वो आम आदमी का दर्द भी समझते हैं और आम आदमी के लिए काम भी करते हैं। तो खासतौर से मुबारकबाद। मैं 4 चीजें पढ़ता हूँ साथ। अपने शहर की ताजा हवा लेके चला हूँ। बस ये जो जोश था वो आपका नजर आना चाहिए। थोड़ा सा और आपकी बेदारी हो, आपकी तालियां वालियां बजेंगे कि आपकी तालियां हमारे लिए वैसे ही है जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा। तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से बजेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं पढ़ता हूँ साहब। अपने शहर की ताजा हवा लेके चला हूँ, हर दर्द की यादों में दवा लेके चला हूँ, हर दर्द की यादों में दवा लेके चला हूँ। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, रहूंगा मैं कामयाब। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ। क्योंकि सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है इमरान भाई, क्या बात है। चला हूँ। बहुत शुक्रिया भाई। बाबा बाबा इब्राहिम भाई बहुत अच्छे भाई। आराम से बदतमीजी ना करें भाई, आराम से, परेशान ना करें बहुत शुक्रिया भाई। भाई को परेशान ना करें। कभी अफजल पढ़ रहा था तो अफजल ने कहा कि यहाँ पे नोटबंदी का असर नहीं है। नोटबंदी का असर इस माला को भी देख के लगाया जा सकता है कि किस तरह से बेचारी छोटी होते होते कितनी छोटी रह गई है। इसका मतलब नोटबंदी का असर मालाओं पर भी पड़ा है। लेकिन ये मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों का शुक्रिया। मैं 4 दूसरे और पढ़ता हूँ। मैं वहां तक आपको पहुंचाने की कोशिश करता हूँ जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूँ या बहुत मशहूर हूँ, वहां तक आपको इंशाल्लाह पहुंचाऊंगा। लेकिन आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा और बेदार हो जाए। ये बहुत खुशनसीबी वाली बात है। हम जिस सूबे से आते हैं वहां भी मुशायरे हुआ करते हैं, लेकिन मुझे बताया गया कि अयूब साहब जो हज कमेटी से हैं, आप तकरीबन 400 किलोमीटर के आसपास की दूरी से आकर के किसी मुशायरे में इतनी देर तक बैठे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, वरना सियासत में बैठे हुए लोगों के पास ना तो इतनी फुर्सत है, ना वो उर्दू अदब के लिए इतना वक्त खर्च करना चाहते हैं। वो बैठे हैं, ये बात साबित करती है कि उनके दिल में अदब के लिए मोहब्बत है, उर्दू के लिए मोहब्बत है, हिंदुस्तान की कौमी यकजहती के ताने बाने के लिए मोहब्बत है। मैं उन्हें सलाम करता हूँ, उनकी मौजूदगी को सलाम करता हूँ। और मैं सलाम इसलिए भी करता हूँ साहब, इस बात के लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम हर रात किसी न किसी शहर के किसी न किसी मुशायरे में हुआ करते हैं। मेहमान खुसूसियत सियासी इंसान आता है और वो शमा रोशन करता है या फीता काटता है और वापस चला जाता है। ज्यादा देर किसी मुशायरे में कभी सम्मेलन में टिक नहीं पाता सियासी आदमी, और वो इसलिए क्योंकि जो शायर है उस समाज का आईना होता है, और आईने के सामने बैठने की हिम्मत वही कर सकता है जिसका दामन साफ सुथरा हो। अयूब साहब बैठे हैं, इसका मतलब दामन साफ सुथरा है। मैं उनकी मौजूदगी को सलाम करता हूँ। 4 दूसरे और बोलता हूँ साहब, बस थोड़ी सी आपकी और बेदारी मांगता हूँ कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब। मैं कोई नाम नहीं लूंगा, आप पहुंच जाएंगे। नोटबंदी की बातें हो रही थी, कतारों में 125 से ज्यादा मौतें हुई हैं। इससे ज्यादा नोटबंदी का असर और क्या देखा जाएगा। खत्म करते रहे, हमें तोहफे में मिनहाज दिया गया, हम मिनहाज का रोना रोते रहे, हमें तोहफे में कतारों में लगा करके 125 मौतें दी गई। इससे ज्यादा नोटबंदी का असर और क्या हो सकता है। मैं 4 दूसरा पढ़ता हूँ साहब कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करो
सितम और नया ईजाद करोगे साहिब, खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना। पहुंच सकिएगा तो पहुंचाइएगा मेरे मित्रों को दिल्ली तक। इमरान हिम्मत करता है और आपसे दुआएं मांगता है। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं हिम्मत करता हूं और आपसे बेदारी मांगता हूं साहब कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब, खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना। कितनी मौकों पे औलाद करोगे साहिब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया इमरान भाई, बहुत बढ़िया। दोबारा इमरान भाई दोबारा। देखिए, मैं माला पहनाने वालों से गुजारिश करूंगा कि मैं जानता हूं कि आप हर दो शेर के बाद, एक शेर के बाद माला पहनाने आएंगे ही, लेकिन ये सिलसिला अगर रोक दिया जाए तो बेहतर हो सकता है। मैं जानता हूं आपकी मोहब्बतें, आपकी दुआएं मालाओं की शक्ल में मेरे पास बता रही हैं, लेकिन आप दूर से भी बिना माला पहनाए दाद देके, दुआ देके भी अपनी मोहब्बतें जाहिर कर सकते हैं। तो गुजारिश कर रहा हूं कि अगली बार ये मुशारा 2 दिन रखा जाए, एक दिन सिर्फ शायरी हो, एक दिन सिर्फ माला पहनाई जाए तो और अच्छा रहेगा। तो अब गुजारिश करूंगा कि अब पढ़ने दिया जाए, अब माला शेरों के बाद माला पहनाने का सिलसिला जो है वो थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाए। बहुत मुबारकबाद आपको, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं 4 गाने और पढ़ता हूँ साहब। कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, ये सच है। अफजल की नोटबंदी का असर हुआ है, वह हिंदुस्तान के हर छोटे से छोटे आम आदमी पर हुआ है। मुझे भी याद है कि जिस दिन टीवी स्क्रीन काली हुई थी, तकरीबन 55-56 दिन पहले, और ये घोषणा हुई थी कि आज से 500 और 1000 के नोट रद्दी हैं, मुल्क की तकदीर बदल जाएगी 50 दिनों में। 50 दिन में तकदीर न बदले तो जिस चौराहे पर चाहना मुझे फांसी पर लटका देना। जब 50 दिन पूरे हुए थे तो मैं इंतजार कर था कि कौन से चौराहे पे ये कार्यक्रम निपटाया जाएगा, लेकिन जब 50 दिन पूरे हुए तो आदरणीय ने 46 मिनट के आसपास का भाषण दिया। उसमें कहीं भी किसी चौराहे का जिक्र तो उन्होंने किया ही नहीं। देश का चौराहे पर, और वो चौराहे पर नहीं आए। मैं मिसरे पढ़ता हूँ फिर भी साहब कि कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते। नोटबंदी से डराओ ना हमें, वो है। अब फिर से सुन के बता देना, अगर ईमान में जरा सी हरारत पैदा हो तो पीछे तक एक हाथ उठे अगले मिसरे पे। मैं पढ़ता हूँ साहब कि कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते। नोटबंदी से डराओ ना हमें, हम वो हैं। ज़कात देते हैं हम, काला धन नहीं रखते, हम नहीं रखते।
धन नहीं रखते, हम नहीं रखते। बहुत शुक्रिया, बहुत मुझे हुक्म दिया जा रहा है कि मैं दोबारा पढ़ दूं, और ये उड़ीसा है साहब, यहाँ जो हुक्म दिया जाए उसे पूरा भी किया जाए। और यहाँ तो दोबारा चलता रहता है। हुकूमत मेरा ख्याल है दोबारा चल रही है, तो मेरा दोबारा पढ़ना तो लाजिम सा बनता है। ये उड़ीसा है साहब, मैं पढ़ता हूँ कि कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते। नोटबंदी से डराओ ना हमें, हम वो हैं, ज़कात देते हैं हम, काला धन नहीं रखते, हम नहीं रखते। बहुत शुक्रिया, बहुत मुझे ऐसा बताया गया कि एसपी साहब भी इस मुशायरे में आकर के गए, एडिशनल साहब बैठे हुए हैं। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी जिसका मैं जिक्र यहाँ करना चाह रहा हूँ। मुझे उड़ीसा की जो पुलिस है वो बहुत हम्बल नजर आई, बहुत मतलब जिसे आप कह सकते हैं कि बड़ा लचीलापन है उनके रूप में। वहां से रिसीव करके लाने के दौरान मैंने ये बात महसूस की कि वो आम आदमियों से, इस देश के आम नागरिकों से बहुत मोहब्बत से पेश आते हैं। वरना दुनिया भर के अलग अलग सूबों की पुलिस के हाल तो बहुत अच्छे नहीं है। तो शुक्रिया। पुलिस के बारे में चाहे जो बातें की जाएं, लेकिन जब भी मैं पुलिस की वर्दी की तरफ देखता हूं तो मेरे मन में अपने आप एक एहतराम आता है। मेरी आंखों में शहीद हेमंत करकरे का चेहरा तैर जाता है, मेरी आंखों में शहीद अशोक कामटे का चेहरा नजर आता है, मेरी आंखों में विजय सालस्कर का चेहरा नजर आता है, मेरी आंखों में मेरे सूबे के शहीद डीएसपी जियाउल हक का चेहरा नजर आता है, मेरी आंखों में शहीद तंजील अहमद का चेहरा नजर आता है। ये जो भी लोग हैं जिन्होंने अपनी लाशें बिछा करके नींव के ऊपर हिंदुस्तान को आबाद रखा हुआ है, ऐसे लोगों को सलाम किया जाए, ऐसे लोगों की खूबियों को दुनिया के सामने रखा जाए। पुलिस के बारे में आप चाहे जो गलत फहमियां पालें, लेकिन ये भी सच बात है कि जब आप अपने घरों में त्योहार मना रहे होते हैं तो ये अपना परिवार छोड़ करके चौराहे पे खड़े रहते हैं। मुझे लगता है कि जो अच्छे पुलिस वाले हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां आपकी बजनी चाहिए, उनकी मोहब्बत में, उनके एहतराम में। मैं 4 बार और पढ़ता हूं साहब। हमारे दर्द में गम में फटकने भी नहीं आए। 50 दिन पूरे हुए, मैं 46 मिनट लगातार भाषण सुनता रहा, लेकिन कहीं भी किसी चौराहे का जिक्र नहीं, इस बात का जिक्र नहीं कि 50 दिन में बदलाव क्या हुआ है साहब। बस ये कहा जाता रहा कि आपने तकलीफें बर्दाश्त की हैं, आपका शुक्रिया। वही जैसे भाषण चलाए जाते हैं। तब इमरान ने मिसरे पढ़ता कि हमारे दर्द में गम में फटकने भी नहीं आए वो मित्रों। समझदार लोग हैं आप लोग, तो भाई आपको तो समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो मित्रों कह के हाथों को झटकने भी नहीं आए, मित्रों कह के हाथों को झटकने भी नहीं आए। कहाँ तो कह रहे थे मुझको फांसी पर चढ़ा देना, मगर जब वक्त आया तो लटकने भी नहीं आए, मगर जब वक्त आया तो लटकने भी नहीं आए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बस इसी तरह से आप सुनते रहे, इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको वो सब सुना के जाऊं
जिसकी सुनने की आप उम्मीद लगाए बैठे हैं। जो पीछे दोस्त हैं उन्हें अगर ये लग रहा होगा कि उनकी दुआएं, उनकी तालियां, उनकी दाद मुझ तक नहीं पहुंच पा रही क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है, तो मैं उन्हें ये बता दूं कि आप मोहब्बत दे के दिखाएं, इंशाल्लाह मैं आपकी धड़कनें सुन के बताऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। हमारे मुल्क में पिछले दिनों एक बच्चा पैदा हुआ, सैफ अली खान और करीना कपूर को एक बेटा हुआ, लेकिन बदनसीबी ये रही कि बेटा पैदा हुआ एक दिन का ही था कि उसके नाम पे इतना बवेला मचा, इतना बवेला मचा कि पूरे देश की सोशल मीडिया पर ट्रोल करने लगा, हैशटैग चलने लगा। बस गुनाह इतना था करीना का कि उन्होंने अपने बेटे का नाम तैमूर रख दिया। लोगों ने खोज निकाला कि तैमूर लंग बहुत जालिम बादशाह था, इसलिए बच्चे का नाम गलत है, ऐसा है वैसा है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत सा मुल्क है। ये मुल्क तो वो मुल्क है कि जो नाम के मायने बदल दिया करता है। भले ही कितने सिकंदर और कितने तैमूर लंग हिंदुस्तान में आए हों, लेकिन आए हैं तो हिंदुस्तान की मिट्टी से कुछ न कुछ सीख के गए हैं। ये हिंदुस्तान की मिट्टी का अपना एक अलग असर है। और जिन्हें ये लगता है कि नाम के असर से बच्चा खराब हो जाएगा, वो शायद ये भूल जाते हैं कि जरूरी नहीं कि नाम का असर बच्चों पर पड़े। वरना निर्भया जो दिल्ली की एक मासूम सी बेटी थी जिसका बलात्कार हुआ था, उसका बलात्कार करने वाले शख्स का नाम राम सिंह था। तो क्या किया जाए, राम नाम रखना बंद कर दिया जाए? नहीं, मेरा अपना मानना है कि जरूरी नहीं कि नामों का असर इंसान की जिंदगी पर भी पड़े। हो सकता है कि आप जिस बच्चे का नाम तैमूर रख रहे हैं वो तैमूर नाम के मायने बदल दे। मैंने 4 मिसरे कहे जिस दिन सोशल मीडिया पे बवेला मचा हुआ था। बड़ी प्यारी सी तस्वीर थी, करीना कपूर बेड पर है और उनके बगल में एक दिन का मासूम सा क्यूट सा एक बेटा लेटा हुआ है, उसका नाम तैमूर है। दुनिया बवाल मचा रही है। इमरान के 4 मिसरे सुनेगा कि बला की सादगी रखी, गजब का नूर रखा है। बिल्कुल ऐसे मिसरे हैं तो आपकी नई सी दाद भी मांग रहा हूं कि बला की सादगी रखी, गजब का नूर रखा है। खुदा ने चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है। खुदा ने चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है। बड़े होकर के तुमको नफरतों का कत्ल करना है। अब सच्चे मिसरे लगे तो पीछे लगा आपका हाथ उठ जाए। बड़े होकर के तुमको नफरतों का कत्ल करना है। तुम्हारा नाम शायद इसलिए तैमूर रखा है। तुम्हारा नाम शायद इसलिए तैमूर रखा है। भला की सादगी रखी, गजब का नूर रखा है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बस इसी जुनून और इसी जोश के साथ सुनते रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं वो सब सुना सकूंगा जो सुनाने की ख्वाहिश लेकर के आया हूँ। डाइस पे भी बहुत बड़ी तादाद में लोग बैठे हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आपकी भी दाद और आपकी भी दुआएं मिलती रहे। ऐसा न लगे जैसे मनरेगा के लोग बैठे रहते हैं, वैसे आप चुपचाप बैठे हुए हैं। थोड़ा सा आप सबकी भी शिरकत हो। और मैं आप लोगों से गुजारिश कर दूं कि आप ये मत समझिएगा कि आपसे जो 3 फीट 2.5 फीट 2 फीट नीचे बैठे हुए लोग हैं ये कोई अलग है, आप ज्यादा अहम लोग हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा अपना मानना है ये जो मुशायरा है वो 2 हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्सा नीचे है जो आपसे 2.5 फीट नीचे बैठा है, एक हिस्सा आप हैं जो 2, 2.5, 3 फीट ऊंचे बैठे हुए हैं। लेकिन ऊंचे होने का मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा अहम लोग हैं, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जिस तरह तराजू के 2 पलड़े होते हैं उस तरह यहाँ भी 2 पलड़े हैं, लेकिन नीचे वही पल रहा है जिसमें वजन ज्यादा है। ये नीचे बैठे हुए लोग ज्यादा वजनदार लोग हैं। इससे ज्यादा मैं उनकी तारीफ कर भी नहीं सकता हूँ और क्या करूँ। तो थोड़ा सा आप सबकी भी और शिरकत हो, बस थोड़ी देर ऐसे
ऐसे ही बस मोहब्बत से, हंसी के साथ, मोहब्बतों के साथ ऐसे ही है मुशायरा आगे बढ़ता रहे। ये उड़ीसा है, आज जिस तरह से बच्चों ने वहां से रिसीव किया है बरमबरदा लाने के लिए, और जो बाइक पर स्टंट बच्चों ने दिखाए हैं, उससे जाहिर होता है कि शहर के बच्चे बहुत कमाल के हैं। मैं सलाम करता हूँ नई नस्लों को। नहीं, मैंने ये तारीफ नहीं करी थी, आप मत रहना कि मैंने तारीफ करी थी। ये बहुत शैतान बच्चे हैं, जिस तरह से मतलब गाड़ी में पता नहीं कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी का, कि चिंगारी फेंकते हुए चलते हैं। इतनी चिंगारी का मेरा ख्याल है कि मतलब जो आइटम सॉन्ग करने वाले लोग हैं वो भी नहीं किया करते हैं, जिस तरह से ये सड़कों पर आइटम सॉन्ग किया करते हैं। भाई सलाम है इनकी मोहब्बतों को, और नई नस्लों के साथ आपको ऐसे ही बिहेव करना पड़ेगा, उनकी तारीफ करनी पड़ेगी, उनको मोहब्बत से खुश करना पड़ेगा, वरना कब कौन नई नस्ल का लड़का आपको मुलायम सिंह यादव बना दे तो भरोसा नहीं है साहब। ये जमाना बड़ा खराब है, इसलिए नई नस्लों से बहुत मोहब्बत से पेश आइए। वो एक छोटे से बच्चे के टीचर ने स्कूल से बच्चे के बाप को फोन किया, बोला आपका बेटा बहुत शैतान है। बाप ने कहा क्या हो गया? बोला इतना शैतान है, इतना शैतान है कि धोखे में डाल देता है। बाप ने कहा हुआ क्या? बोला ऐसी जिंदा तस्वीरें बनाता है, ऐसी जिंदा पेंटिंग बनाता है कि आपकी धोखा खा जाए। आज उसने 2000 की नोट कागज की जमीन पर बना दी, मुझको लगा असली है, उठाने के चक्कर में मेरे नाखून टूट गए। तो बाप ने कहा कि आपने तो सिर्फ नाखून टूटे, मैं तो आईसीयू में एडमिट हूँ। तो टीचर ने कहा आपको क्या हो गया? बोले आप तो सिर्फ नोट उठाने के चक्कर में नाखून तोड़वा बैठे, मैं तो आईसीयू में आ गया। परसों बिजली के मीटर पर कैटरीना कैफ की तस्वीर बना दी, मैं असली समझ करके चूमने के चक्कर में आईसीयू में आ गया। ये नई नस्ल है साहब, आप इससे पार नहीं पा सकते। इससे पार पाने के लिए आपको बहुत मोहब्बत से पेश आना पड़ेगा। मैं एक नज़्म आपको सुनाता हूँ साहब, नोटबंदी नोटबंदी नोटबंदी। इमरान एक नज़्म आपकी अदालत में रखता है कि जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है। देवाशीष राय साहब भी आकर के गए, मेरे ख्याल आपके एमएलए हैं, बड़ी तारीफें मैंने उनकी भी सुन रखी है। और भी जो एमपी और एमएलए आपके आकर के इस मुशायरे से गए, उनका बहुत शुक्रिया। नेताओं की तारीफ गाहे बगाहे करते रहना चाहिए। हमारे सूबे के एक शायर हैं जमुना प्रसाद उपाध्याय, वो शेर कहते हैं कि नदी के घाट पर भी यदि सियासी लोग बस जाएं तो प्यासे होठ के घूंट पानी को तरस जाए। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में बरस जाए। साहब तारीफ करनी पड़ती है, तारीफ की जा रही है। जो आगे आकर के बैठ रहे हैं उनका शुक्रिया, क्योंकि असली दाद आप ही लोगों के जरिए निकल रही है। मैं पढ़ता हूँ साहब कि जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है, कारोबार हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है। कारोबार हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है। लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है। अगला मिसरा सच्चा हो तो मोहर लगाना मेरी बात पर। उड़ीसा वालों में पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, इस देश की 86% करेंसी एक झटके में ब्लॉक कर दी गई। ये कहा गया कि नोटबंदी की जा रही है, 500 और 1000 के नोट आज से कागज की रद्दी का टुकड़ा। लेकिन 35-36 दिनों तक उसी 500 के पुराने नोट से डीजल बिकता रहा, पेट्रोल बिकता रहा, लेकिन दूध नहीं बिका, अनाज नहीं बिका, सब्जी नहीं बिकी। क्यों? क्योंकि डीजल और पेट्रोल पानी का है, वो बिक सकता है। अनाज आम आदमियों का है, वो नहीं बिकेगा साहब। पहचानिए इस बात को। इमरान नज़्म पढ़ता है साहब, मैं बेदार करने की कोशिश करता हूँ आपको कि जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है। और सलाम भुवनेश्वर को कि भुवनेश्वर ने कभी दिल्ली के आगे घुटने नहीं टेके हैं साहब। अपने हिसाब से भुवनेश्वर चला है। मैं इसके अभी इस सूबे के तमाम सियासतदानों को सलाम करूंगा कि आपने सियासत में एक अलग चेहरा बना के रखा हुआ है। इमरान नज़्म पढ़ता है कि जालिम
तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है, कारोबार हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है। लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है, लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है, कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बते। पहला बंद पढ़ता हूँ साहब कि जो कहते थे 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे, कहते पेटीएम करो, कैशलेस हिंदुस्तान, कैशलेस इकोनॉमी बनाई जा रही है। यहाँ तमाम पढ़े लिखे लोग बैठे मीडिया के साथी हैं। मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि कैसे पेटीएम कर सकते हो आप? डीजल और पेट्रोल लेने के लिए पेट्रोल टंकी पर जाओ तो वहां कैसे पेटीएम कर सकते हो आप? मैं पिछले 5-7 साल से जब से अपनी गाड़ी में डीजल और पेट्रोल भरवा रहा हूं, तब से पेट्रोल टंकियों पे एक पर्ची लिखी हुई देखता हूँ, स्लोगन लिखा हुआ देखता हूँ कि कृपया मोबाइल का इस्तेमाल न करें, विस्फोट हो सकता है। आप मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करोगे तो पेटीएम करोगे कैसे? जापान जाकर के कहते हैं कि देश बहुत दुआएं दे रहा है। मैंने ऐसा फैसला लागू कर दिया भाइयों बहनों कि देश बहुत दुआएं दे रहा है, देश वाकई बहुत दुआएं दे रहा है। वो जो दुआओं वाले वीडियो है ना, वो सोशल मीडिया पे तैर रहे, ऐसी ऐसी भाषाओं में लोग, ऐसी ऐसी जुबानों में लोग दुआएं दे रहे हैं। अगर सच में वो सुन ले तो एक दिन में फैसला वापस ले ले, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं पढ़ता हूँ साहब कि जो कहते थे 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे, काला धन ना ला पाए तो खुद फांसी चढ़ जाएंगे, काला धन ना ला पाए तो खुद फांसी चढ़ जाएंगे। 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है। कैसे कैसे समझाने की कोशिश की जा रही है। मैं किसी विरोध की वजह से ये बात नहीं कर रहा हूं, किसी मुखालफत की वजह से ये बात नहीं कर रहा हूं। कैसे कैसे तथ्य आपके सामने रखे जा रहे हैं, कैसे कैसे तर्क आपके सामने रखे जा रहे हैं। एक टीम है जो सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रही है और ये कहती है कि अगर सरहद पर सेना का जवान देश हित में सरहद पर कई दिन खड़ा रह सकता है तो आप बैंक की लाइन में क्यों नहीं खड़े रह सकते? अजीब अजीब तर्क दिए जा रहे हैं। वो मेरे सूबे में, मेरे उत्तर प्रदेश में एक आदमी सुबह से बैंक की कतार में लगा हुआ था, रिटायर्ड फौजी था, कूद रहा था नोट बदलवाने के लिए, नोटबंदी नहीं जा रही थी। एक भक्त ने आकर के वहां पर कहा कि अगर सेना का जवान सरहद पर कई दिन खड़ा रह सकता है देश हित में, तो आप सरहद पे खड़े रहने वाले सैनिक की तरह लाइन में क्यों नहीं खड़े रह सकते? फौजी आदमी था, गुस्सा आ गया उसको, पलट के उसने कसकर कूट दिया। जब कूट दिया तो भक्त ने कहा कि अरे ये क्या कर रहे हैं, आप तो हिंसा पर उतारू हो गए, आप तो मारपीट करने लगे। तो सैनिक ने कहा कि मैं रिटायर्ड फौजी हूँ, मैं जानता हूं कि सरहद पर सेना का जवान खड़ा रहता है, मैं भी लाइन में खड़ा रह सकता हूं सेना के जवान की तरह, लेकिन वही सेना का जवान देश के लिए अपने सीने पे गोली खा लेता है तो तुम 10-20 रात भी नहीं खा सकते। खाओ। ये तर्क ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं। मैं सलाम करूंगा और फौजी का चित्र आया है साहब, तो ये जो तस्वीर पीछे लगी हुई है मोहम्मद फौजी साहब की, मैं इन्हें खिराज अकीदत पेश करता हूँ और इनकी गैर मौजूदगी आज बहुत फल भी रही है हमें। मैंने बड़ी तारीफें इनकी सुन रखी हैं, काश वो कुछ दिन और जिंदा रहे होते तो शायद कुछ और बेहतर दे पाए होते हमारे इस इलाके को, हमारे इस सूबे को। मैं कहता हूँ साहब कि जो कहते थे 100 दिन के अंदर काला लाएंगे, काला
काला धन्ना ला पाए तो खुद फांसी चढ़ जाएंगे। 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है। 2.5 साल हुए हैं फिर भी जुमलेबाजी चालू है। और भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है। और भक्तों को लगता है कि साहिब बड़ा दयालु है। आम आदमी के ख्वाबों से ये तो बेईमानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का साथ। ये माँ बहनों के पल्लू के सारे पैसे टूट गए। सच बोल रहा हूं ना मैं? अगर सच बोल रहा हूं तो मेरी बात पे मोहर लगाना। सियासत किस तरह से शातिर तरीके से चाल चलती है साहब। सियासत को जब ये लग जाता है कि वो गिर गए हैं, वो फंस गए हैं नोटबंदी के मुद्दे पर, तो अपनी 97 साल की बूढ़ी माँ को 4,500 रुपए निकालने के लिए कतार में खड़ा कर देते हैं। हैरत होती है। मैं सलाम करूंगा राहुल गांधी को कि वो अपनी माँ को कतार में लगने के लिए नहीं भेजते, बल्कि खुद जाकर के 4,000 रुपया निकलवा करके लाते हैं। लेकिन इधर साहब 4500 रुपया निकालने के लिए 97 साल की बूढ़ी माँ को भेज देते हैं। मैंने एक शेर कहा कि फर्जी आंसू छलकाना पड़ता है ये अमाल न कर। पहले ही जज्बात नहीं है खुद को और कंगाल न कर। वोट के नाम पे, नोट के नाम पे खूब सियासत कर, लेकिन माँ जैसे पाकीज़ा रिश्ते का तो इस्तेमाल न कर। माँ जैसे पाकीज़ा रिश्ते का तो इस्तेमाल न कर। मैं पढ़ता हूँ कि माँ बहनों के पल्लू के सारे पैसे टूट गए। नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए। नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों के गुल्लक फूट गए। पूरा देश कतार में है ये कैसी तेरी तैयारी है। पूरा देश कतार में है ये कैसी तेरी तैयारी है। 100 से ज्यादा मौतों की ये किसकी जिम्मेदारी है। 100 से ज्यादा मौतों की ये किसकी जिम्मेदारी है। लगता है उनकी आंखों का आज मर गया पानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। एक नज़्म आपको और सुनाता हूँ साहब, जिस नज़्म की वजह से इन दिनों पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में बहुत सुना जा रहा हूँ, बहुत दुआएं मिल रही हैं। एक ऐसे बेटे की नज़्म आपको सुनाता हूँ जो तकरीबन 78 दिन से दिल्ली के एक बहुत ही प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी जेएनयू से गायब है। उसकी एक बूढ़ी माँ हर दिन हर रात दिल्ली की सड़कों पर, जेएनयू के ब्लॉक पर, जंतर मंतर पर, इंडिया गेट पर चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला करके कह रही है कि मुझे मेरा बेटा वापस कर दो, मुझे मेरा नजीब वापस कर दो, मुझे मेरा लाल वापस कर दो। मैं वो नज़्म सुनाता हूँ आपको दोस्तों। गाइस पे जो लोग बैठे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि थोड़ी देर व्यवस्था बनाने के बजाय खुद बैठ जाएं, तो मैं ताकि ये नज़्म सुना सकूं। थोड़ी सी आपकी संजीदगी मांगता हूँ साहब। नजीब एक ऐसा लड़का जो जेएनयू में एमएससी का एंट्रेंस क्लियर करके एडमिशन लेता है। वो इतना होनहार बेटा है कि वो एमएससी का एंट्रेंस जामिया में भी क्लियर करता है, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी पास करता है और जेएनयू में भी पास करता है, लेकिन एडमिशन लेता है जेएनयू में। पहले ही दिन
उसके इखलास संगठन के लफंगों से लड़ाई होती है और वो उसे पीटते पीटते कहते हैं कि इसे 72 हूरों के पास भेज दिया जाए। दूसरे दिन 11 बजे से वो बेटा गायब है। तकरीबन 75 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। उस माँ के आंसू सूख गए हैं जो दिल्ली की सड़कों पर घूम घूम करके चीख चीख करके कह रही है, मुझे मेरा बेटा वापस कर दो, मुझे मेरा लाल वापस कर दो, मुझे मेरा नजीब वापस कर दो। मैं कई बार उस माँ से मिलने गया। जब मैं उस माँ से मिलने गया तो उसके बहते हुए आंसू पोंछते हुए मुझे ऐसा लगा कि अगर उस माँ की जगह, नजीब की माँ की जगह अगर मेरी अपनी होती तो नजीब की जगह कोई इमरान होता, कोई अशोक होता, कोई अनिल होता, तो नजीब की जगह रो रही माँ मेरी माँ होती, आपकी माँ होती, आप होते उसकी जगह। तो मैं ये नजीब की तलाश की दुआओं के साथ पढ़ता हूँ और इस नज़्म में एक और बेटी को शामिल करता हूँ। हरियाणा के सोनीपत से उमंग भारद्वाज नाम की एक बिटिया गायब है। बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी पिछले 50 दिन से और वहाँ मनोहर लाल खट्टर साहब की हुकूमत है। नामजद FIR होने के बावजूद आज तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करने वाले बेशर्मी के साथ चुप बैठे हैं। तब इमरान ये नज़्म आपकी अदालत में रखता है और आपसे दुआएं मांगता है। मेरा मकसद सिर्फ शायरी करना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ आपको शेर सुना के दाद वसूल करना नहीं है, मेरा मकसद आपको बेदार करना है। मेरा मकसद इस सियासत और सिस्टम में बैठे हुए ऐसे लोगों के चेहरों को बेनकाब करना है जिन्होंने कब्जा जमा रखा है और जिन्हें लगता है कि जिनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात में खुश है हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं। कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं नज़्म शुरू करता हूँ, मेरे आंसुओं के साथ सफर कर पाए आप तो मुझे लगेगा कि मेरा नज़्म पढ़ना कामयाब रहा। मैं पढ़ता हूँ साहब। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली। सफीर साहब, अफजल साहब और बाकी जो भी कमेटी है उन सबको, उन सब की तरफ से आपके नाम ये नज़्म करता हूँ मैं। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। आप बहुत कमजोर तालियों के साथ सुन रहे हैं। मैं बहुत बड़ा सच बोल रहा हूँ, बड़ी हिम्मत कर रहा हूँ। ये नज़्म मेरे लिए मिशन की तरह मैंने अहद कर रखा है, मैंने कसम खा रखी है कि जब तक नजीब नहीं मिल जाता है मैं हर सूबे के गांव-गांव गली-गली में जा करके ये नज़्म पढ़ता रहूंगा, नजीब की तलाश के लिए दुआएं करता रहूंगा। आप मेरे साथ शामिल हो, मैं हिम्मत करता हूँ साहब। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आँखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। वो आँखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प करके ये माँ कह रही है।
कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर तुम की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आँखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, वो आँखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प करके ये तुम कह रही है कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। पहला बंदा करता हूँ इस नज़्म का साथ। मैं बारहा मिला हूँ उस माँ से, 4-5 दिन पहले भी उस माँ के साथ था। बस अब वो रोना शुरू करती हैं तो आप यकीन करें कि आप में इतनी हिम्मत बचती ही नहीं कि आप उनके आंसू पहुंच सकें या उन्हें चुप करा सकें। मैं पढ़ता हूँ, बस आपसे दुआएं मांगता हूँ साथ कि उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं, उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों का माल मेरा। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा। मोहब्बत की जनसभा में हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि मैं 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम बहनों को उनका हक दिला के रहूंगा। मेरा कभी-कभी मन करता है कि मैं सेवेदार के बाहर जाऊं, उनके दरवाजे पर उनकी चौखट पर खड़ा होकर के जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर उनसे कहूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप सच में अगर मुस्लिम बहनों को उनका हक दिलाना चाहते हैं तो मान लीजिए नजीब की अम्मी को अपनी बहन और अपने भांजे को वापस ला दीजिए, तब तो मैं समझूं कि आप सच में हक दिलाना चाहते हैं।
मैं आखिरी पद पढ़ता हूँ साहब। सियासत को कितना कोसा जाए, सियासत से कितना गुस्सा हुआ जाए, कभी कभी मन करता है कि अपने न्यूज रूम में बैठे हुए देश के तमाम प्रोमिनेंट चैनलों के एंकरों से भी गुफ्तगू की जाए। मुझे कभी कभी हैरत होती है, कभी कभी गुस्सा आता है। ये जो छोटे छोटे शहरों में पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने जर्नलिज्म के लिए अपना खून पसीना एक कर रखा है। मैं सलाम करूंगा इनको जो अपनी मोटरसाइकिल से, अपनी साइकिल से, अपनी पैदल जाकर के अच्छी अच्छी खबरें तलाश करके दुनिया के सामने रख रहे हैं। लेकिन सच बात यह है कि जर्नलिज्म जो कभी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हुआ करता था, चौथा खंबा हुआ करता था, आज दिल्ली में बैठे हुए अपने न्यूज रूम में कुछ एंकरों ने नाग और नागिन की खबरें चला करके जर्नलिज्म के उस खंबे को कमजोर करने का काम किया है। वो जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं साहब, अगर कहा जाए तो जर्नलिज्म के नाम पे दलाली की जा रही है। मेरा गुस्सा उनके लिए भी है, मैं के नाम करता हूँ साहब। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि नाग और नागिन की खबरें चलाने वाले वो जर्नलिस्ट अपने घर से, अपने न्यूज रूम से, अपने ऑफिस से 4 किलोमीटर दूर रोती हुई एक माँ के आंसू को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? चिल्लाती हुई, बिलखती हुई एक माँ के आंसू को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? मेरा गुस्सा है इस बात पर। मैं ये तो मिस्र उनके नाम करता हूँ साहब कि ये टीवी के एंकर कहाँ मर गए हैं। शामिल होइएगा मेरे साथ। अगर आपकी तालियों का शोर अपने ऐसी कमरे में बैठे हुए ऐसे जर्नलिस्टों की टीम में खलल डाल सके तो मुझे लगेगा कि मैं कामयाब रहा हूँ। मैं पढ़ता हूँ साहब कि ये टीवी के एंकर कहाँ मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहाँ मर गए हैं, ये टीवी के एंकर कहाँ मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहाँ मर गए हैं। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से एक माँ की रुदात कहना। अब तक जो कुछ सुनाया उसमें मेरे आंसू शामिल थे, लेकिन इसमें मेरा यकीन शामिल है जो मैं अगले 4 मिसरे पढ़ने चल रहा हूँ। और कसम है पीछे तक एक हाथ को, आने वाले चौथे मिसरे पे किसी भी आदमी का हाथ खामोश नहीं रहेगा। मैं हिम्मत करता हूँ साहब, मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये मोदी से माँ की रुदात कहना। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। है एक माँ के अश्कों का सैलाब साहिब, है एक माँ के अश्कों का सैलाब साहिब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। बहुत शुक्रिया। बड़ी कमजोरी के साथ आपने मुहर लगाया है मेरी बात। मैं पीछे लगे एक शख्स का हाथ उठा हुआ चाहता हूँ इसको सुनिए। मैं हिम्मत करता हूँ इमरान भाई कि मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये साहिब से एक माँ की रुदात कहना। कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए। है एक माँ के अश्कों का सैलाब साहिब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए।
वतन का, जुल्म पहले भी था, ज्यादती पहले भी थी, लेकिन ये जो नई सड़कों पर उतर आई है ये पहले नहीं थी। इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। उड़ीसा वालों, आपको भी लड़ना पड़ेगा, आपको भी उतरना पड़ेगा सड़कों पर, क्योंकि जो वक्त को नहीं पहचानते वक्त उनसे बहुत बुरा इम्तिहान लेता है। मायूसी से काम नहीं चलेगा, मायूसी कुफ्र होती है। वक्त से आंख मिलाइए, वक्त के खिलाफ जो बुरा कुछ हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाइए। मैं हिम्मत कर रहा हूँ, मेरे साथ आप भी आवाज लगाइए। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ उड़ीसा वालों कि वक्त को पहचानो, वक्त से आंख मिलाओ। जो वक्त से आंख नहीं मिलाते वक्त तुमसे बहुत बुरा इम्तिहान लेता है। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, वो वक्त को नहीं पहचान सके तो आज के राजाओं के कपड़े में बाजे वाले पहनते हैं। वक्त को पहचानो, वक्त से आंख मिलाओ। मैं आखिरी मिसरे पढ़ता हूँ साहब के उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, नहीं तो ये भारत था खुशहाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत पते। मैं आऊँ जाऊँ आप शोर मचाएं, मुझे भी पता है कि आप सुनना चाहते हैं और आपको भी पता है कि मैं सुनाना चाहता हूँ। मैं आपके लिए आया हूँ शहर में, आपसे मुलाकात करने, आपसे रूबरू होने, आपको बहुत कुछ सुनाने। तो जाहिर सी बात है कि मुझे आपके लिए बहुत कुछ पढ़ना है। मैं फयाज अली साहब, छोटू भाई, अबू बकर साहब, अबू अजहर साहब, जकी आलम साहब, मिनहाज, सूरज, शहादत साहब, इमाम साहब, साजिद अली साहब, अबू साइमा, बासित भाई और पूरी कमेटी के तमाम जिम्मेदारान को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा इस खूबसूरत सी महफिल के लिए, इस बहुत प्यारे से मुशारे के लिए। एक बार आपकी भी जोरदार तालियां उनके लिए बजनी चाहिए। बहुत मेहनतें की हैं, यकीनन उन्होंने बहुत मेहनतें की हैं, तो उनको क्रेडिट जाता है आज की इस खूबसूरत सी शाम को संजोने के लिए। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब। इसी बीच हमारे डाइस पे चाय आ गई है। चाय वालों के बारे में कुछ बोलते हुए बड़ा डर लगता है, कौन चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाए कोई भरोसा भी नहीं रहता है साहब, इसलिए सोच समझ के बोलना पड़ता है। और आप उड़ीसा वालों, आज आपके बीच में खड़ा होकर एक बात कह रहा हूँ कि आने वाले वक्त में कहीं भी, किसी भी ढाबे पर, किसी भी दुकान पर, किसी भी रेस्टोरेंट में किसी बच्चे को जो चाय सर्व करते हुए देखेगा तो उसे रोक दीजिएगा, उसे मना कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वक्त में वो आगे चल करके देश का मुस्तकबिल न खराब कर सके। मैं 4 मिसरे पहले पढ़ता हूँ साहब। आ करके तो मुझे सबसे खूबसूरत चीज लगी शहर में, आपके गांव में, वो ये थी कि जैसे ही आप नदी पार करो, मस्जिद का गुंबद है जो आपका इस्तकबाल करता है। आप उससे आगे बढ़िए, गांव में हाजी साहब के यहाँ जाने के लिए आगे बढ़िए तो सामने एक मंदिर है जो आपका स्वागत करता है। ये इस गांव की खूबसूरती है, ये इस गांव की कौमी एकजुटता का असली वाला ताना बाना है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और दुआएं मांगता हूँ। डाइस के दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा आप सबकी भी शिरकत हो, थोड़ा सा आप सब भी दान दे देंगे तो अच्छा रहेगा। मैं पढ़ता हूँ साहब कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। मैं पूरी जिम्मेदारी से उड़ीसा में ये बात कह रहा हूँ दोस्तों कि आप इस मुगालते में, आप इस गफलत में बिल्कुल मत रहना कि आपकी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं, आपके मुद्दों पर सिर्फ मुसलमान बोल रहा है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। क्योंकि नजीब की तलाश के लिए दिल्ली के बसंत कुंज थाने के बाहर चक्का जाम करते हुए सबसे खराब लाठियां जिस लड़के ने खाई हैं, उस लड़के का नाम मोहित पांडे है, वो कोई मुसलमान नहीं है। ऐसे लोगों का एहतराम करिए, ऐसे लोगों की इज्जत करिए जो अपने इर्द गिर्द मोहब्बतों को बचाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। नफरतों की बातें करने वाले लोग जो हैं वो बहुत थोड़े हैं,
वो 5-10% है। बाकी इस देश का 90% से ज्यादा हिंदू भाई आपके सुख दुख में आपके कंधे से कंधा मिलाकर के आपके साथ खड़ा है। ऐसी ताकतों को मजबूत करिए, ऐसे लोगों को हिम्मत दीजिए, ऐसे लोगों को सल्यूट करिए। मैं तो पूरी जिम्मेदारी से हर मुशायरे में ये बात कहता हूँ दोस्तों कि आप ये मत सोचना कि हिंदुस्तान किसी भी तोगड़िया के भाषण से बनता है। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, मीडिया नोट करे मेरी इस बात को। आप बिल्कुल मत सोचना कि हिंदुस्तान किसी तोगड़िया के भाषण से बनता है। आप ये भी कभी सोचना कि हिंदुस्तान किसी बुखारी साहब के फतवे से बनता है। मेरा मानना है कि हिंदुस्तान तो उससे बनता है कि जब मुंबई अटैक के बाद मारे गए दहशतगर्दों की बात आई तो मुंबई का पूरा मुसलमान इकट्ठा होकर के लिखित तौर पर हुकूमत से ये कहता है कि हम अपने कब्रिस्तानों में दहशतगर्दों को दफनाने की इजाजत नहीं देंगे। हिंदुस्तान तो उससे बनता है। मैं उस हिंदुस्तान का साथ देख रहा हूँ। ये जो चंद नफरतों की बातें करने वाले लोग हैं, ये जो आपको टिकट थमाने वाले लोग हैं कि पड़ोसी मुल्क चले जाओ, हिंदुस्तान उससे भी नहीं बनता है। मैं उन्हीं से कहना चाहता हूँ कि साहब हिंदुस्तान तो उससे बनता है कि जब विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच था, चाहे पहले बल्लेबाज कामरान अकमल को आउट करना था या आखिरी बल्लेबाज मिसबाहुल हक को गेंद लेकर के ज़हीर खान दौड़ते हैं, हिंदुस्तान तो उससे बनता है साहब। और ज्यादा दूर मत जाइए साहब, हिंदुस्तान तो उससे बनता है कि जब मोहम्मद शमी की 1 साल की बेटी आईसीयू में एडमिट थी और वो ग्राउंड पर था न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसे खबर दी जाती है कि आपकी बेटी आईसीयू में एडमिट है, बहुत बुरी तरह से इमरजेंसी है, आप अपनी बेटी को देखने जाइए। तो ये मोहम्मद शमी का ही कलेजा था। ये मोहम्मद शमी कहता है कि मेरी बेटी रहे या न रहे उसके लिए मैं दुआ करता रहूंगा, लेकिन इस वक्त बात मुल्क को जिताने की है। जब तक हिंदुस्तान को जिता नहीं लूंगा, आईसीयू में जा करके अपनी बेटी को नहीं देखूंगा। ये जज्बा है, इस जज्बे से मिलकर के हिंदुस्तान बनता है साहब। तब इमरान ने 4 मिसरे पढ़ता है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ। मैं जिस शहर से आता हूँ वो शहर संगम का शहर है, जहाँ नदियों का मिलन होता है, जहाँ तहजीबों का मिलन होता है। लेकिन मैं जहाँ आया हूँ ये भी अपने आप में बहुत अनूठा शहर है। बहुत सारी नदियाँ यहाँ भी है, यहाँ भी तहजीबों का मिलन होता है, यहाँ भी मजहबों का मिलन होता है। तब इमरान ने 4 मिसरे पढ़ता है साहब कि चांद है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी। हम नमाज पढ़ते गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बातें। 4 मिसरे और मुझे ऐसे याद आ गए तो सुनाता हूँ इंशाल्लाह, फिर उसके बाद एक नज़्म आपको और सुनाता हूँ कि सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, सभी के सामने एक दिन जरूर आता है। ये हुस्न पानी है क्यों कर गुरूर आता है, ये हुस्न पानी है क्यों कर गुरूर आता है। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता।
नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। बराबर दो। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न पानी है क्यों कर गुरूर आता है, किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब, चाय आई थी तो ये 4 मिसरे याद आए थे मुझे। 2014 के बाद बातचीत आपको याद होगी, 2017 आते आते बदलाव, डिजिटलाइजेशन हुआ है साहब, तब इमरान ये 4 मिसरे पढ़ता है। अयूब साहब दुआएं मांगता हूं आपसे कि चाय चाय करते जी जी जी, बात एक्चुअली ये है तो बात सिर्फ माला पहनाने तक ही नहीं है, फोटो भी तो आनी चाहिए ना, तो फोटो कैसे आएगी, तो फोटो का भी मसला होता है और देखिए मानना पड़ता है। ये उड़ीसा का आदमी है साहब, इससे आप पार नहीं पा सकते, आप कितना भी कुछ कह दो। मैं उड़ीसा का आदमी दिल्ली से जो है ट्रेन पे चढ़ा, टिकट ही लेते हैं लोग, नहीं ले पाया था साहब, टीसी चढ़ा, टीसी भी उड़ीसा का था, वो चेहरे से समझ गया कि किस बंदे ने टिकट नहीं रखा है। इधर उड़ीसा वाले बंदे ने देखा कि अच्छा टीटी आ गया है, मुसल्ला निकाला बिछा दिया, टीटी को देख करके मुसल्ले पे खड़ा हुआ, बोला मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज। अब नमाज उसने लंबी कर दी, टीटी भी जमा के बैठ गया कि ठीक है बेटा नमाज खत्म करो तो टिकट दिखाओगे। अब बैठ गया साहब, वो नियत तेरे तो कैसे तेरे नियत लेते टीटी ने जैसे उससे टिकट मांगना चाहा, उड़ीसा वाले बंदे को समझ में आ गया कि टल वो फिर खड़ा हुआ मुसल्ले पे और जोर से उसने कहा मैं नियत करता हूं 100 रकात नमाज भुवनेश्वर तक। अब लोग टिकट आप कैसे ले सकते, ये है भैया उड़ीसा, आप इससे पार नहीं पा सकते हैं। सलाम है शहर की मोहब्बतों को और नई नस्लों के जज्बों को भी सलाम, खास तौर से साहब ये कब क्या कर ले, माहौल में अपने लिए मौका तलाश लेते हैं। वो मुख्तार साहब उड़ीसा का बंदा जाजपुर का रहा होगा मेरा ख्याल है, इतने समझदार तो नहीं हो सकते, ट्रेन में सफर कर रहा था, ऊपर वाली बर्थ पे बैठा था, नीचे 2 लड़कियां बड़ी खूबसूरत सी बैठ के आपस में बातचीत कर रही हैं। लड़कियों का नाम आते ही कई लोगों के मुंह से हो की आवाज निकलनी शुरू हुई। इससे पता चलता है कि कैरेक्टर कितना माशाल्लाह प्यारा है, कितना अच्छा है। मैं पढ़ता हूँ साहब, मैं सुनाता हूँ, आप नीचे बैठ के बात कर रही थी, बंदे ने कान लगा रखा था, पहली लड़की ने दूसरी लड़की से कहा शादी कब कर रही हो, लड़के का कान और नजदीक आ गया, दूसरी लड़की ने कहा तलाश जारी है, तो पहली लड़की ने कहा कि कैसा शौहर चाहिए, तो दूसरी लड़की ने कहा कि करोड़पति। बंदे के कान तक आवाज बची, कान दूर लेके चला गया, उसको लगा कि अपना मामला यहाँ नहीं फिट होता है साहब। तो पहली लड़की ने दूसरी से कहा कि अगर करोड़पति ना मिला तो वो भी टेक्नोलॉजी के जमाने की लड़की, उसने कहा 50-50 लाख के 2 कर लूंगी। बंदे को संभावना समझ में आई, उसने कान और नजदीक कर दिया। तो दूसरी लड़की ने उससे कहा ये बताओ अगर 50-50 लाख के 2 न मिले तो, उसने कहा 25-25 लाख के 4 कर लूंगी। उसने कहा अगर 25-25 लाख के 4 न मिले तो, उसने कहा 10 लाख के 10 कर लूंगी। बंदे से बर्दाश्त नहीं हुआ, सीधे ऊपर से नीचे कूद के बोला बहन जी जब ये रेट 1000 तक आ जाए तो मुझे भी खबर कर दीजिए।
जीवा का तेवर आप इससे पार नहीं पा सकते हैं। मैं सलाम करता हूँ इस शहर की समझदारी को, इस शहर की मोहब्बतों को, और मैं पढ़ता हूँ साहब कि चाय चाय करते थे, चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, चाय चाय करते थे। जब तक पीछे एक शख्स की ताली नहीं बजेगी मैं यही मिसरा दोहराऊंगा कि चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, चाय चाय ते चाय चाय करते थे, गाय गाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से हाय हाय करते हैं, जागे हैं दलित जब से हाय हाय करते हैं। और अगले जो मिसरे हैं वो मेरे ईमान के मिसरे हैं, मेरे यकीन के मिसरे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं आप उधर मत देखिए, वो नारे लगा रहे हैं, बड़े मजेदार बन रहे हैं साहब। आप उधर बिल्कुल मत देखो, उन्हें ये सारा हुनर आता है कि कब कैसे अट्रैक्शन अपनी तरफ खींचा जाता है। उन बंदों को ये हुनर आता है साहब। आज तो खाली यहाँ बैठे हैं बच्चे। अच्छा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। अयूब भाई ने, विधायक जी ने, नोटबंदी का असर है अफजल साहब, वरना ये हजार की होती जो 50 की नहीं है। नोटबंदी का असर है साहब, लेकिन मोहब्बतें, ये जो नोटबंदी का जमाना है इसमें 10 रुपए का चिल्लर भी मिले तो गनीमत समझिए, वरना हालत यह है कि कतार में लगे लगे कब आप बैंक की लाइन में शहीद हो जाए कोई भरोसा भी नहीं है। तो बेहतर है कि जो मिले उसे गनीमत समझिए। मोहब्बतों को शुक्रिया, आप यहाँ की सियासी जमात के चिगरे हैं जो देना जानते हैं, वरना बाकी शहरों के तो हाल बड़े खराब हैं साहब। वो एक हिंदुस्तान का नेता जो है वो अमेरिका गया, उसने अपने अमेरिकी नेता दोस्त के घर पे जब वो रुका तो उसने देखा कि क्या खूबसूरत बंगला है, क्या जबरदस्त बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। तो उसने अपने अमेरिकी नेता से कहा कि यार ये सब तुमने बनाया कैसे सियासत में रहते। तो अमेरिकी नेता ने कहा कि आओ तो मैं समझाता हूं। छत पर ले गया, टेरिस पे ले गया, कहा सामने तो नदी बह रही है देख रहे हो। तो हिंदुस्तानी नेता ने कहा देख रहा हूं। बोले उस पर जो पुल बना है वो देख रहे हो। तो हिंदुस्तानी नेता ने कहा हाँ देख रहा हूं। तो अमेरिकी नेता ने कहा कुछ नहीं, बस उसी का 30% से बनवाया है। बात हिंदुस्तानी नेता की समझ में आ गई, मेरे सूबे का था, उत्तर प्रदेश का था, समझ में आ गई साहब। लौट करके आया, एक साल बाद जब अमेरिकी नेता हिंदुस्तान आया तो देख रहा है कि उससे भी बड़ा घर, उससे भी बड़ा बंगला, उससे भी बड़ी बड़ी गाड़ियां। उसने अपने हिंदुस्तानी नेता दोस्त से कहा यार मुझे बताओ एक ही साल में काया पलट कैसे हो गई, कहां से। तो हिंदुस्तानी नेता ने कहा आओ तुम्हें समझाता हूं। छत पर ले गया, टेरिस पर ले गया, कहा सामने जो नदी बह रही है देख रहे हो। तो हिंदुस्तानी नेता ने कहा हाँ, अमेरिकी नेता ने कहा हाँ देख रहा हूं। तो हिंदुस्तानी नेता ने कहा कि उस पर जो पुल बना है वो देख रहे हो। तो अमेरिकी नेता ने कहा कि यार उस पर तो कोई पुल बना ही नहीं। तो हिंदुस्तानी नेता ने कहा बस उसी के 100% से बनवाया। तो ये जो 100% वसूलने का सलीका है वो हिंदुस्तान को आता है। लेकिन मैं सलाम करूंगा आज रात के 1:45 बजे दिल्ली से तकरीबन 1400 किलोमीटर दूर खड़ा होकर के एक शायर अपने सच्चे जज्बों के साथ ये मिसरे पढ़ रहा है, इंशाल्लाह कबूल जरूर होंगे। मैं पढ़ता हूँ साहब कि जागे हैं दलित जब से हाय हाय करते हैं, चाय चाय करते थे, 2.5 साल बाकी है आने दो जरा 19, दिल्ली भी ये कह देगी बाय बाय करते हैं, दिल्ली भी ये कह देगी बाय बाय करते हैं,
और मैं किस यकीन पर कह रहा हूं, यहाँ बहुत सारे दोस्त झारखंड से बैठे हुए हैं, बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो बिहार से जिनका जुड़ाव रहा है। मैं सलाम करूंगा बिहार को, सलाम करूंगा उड़ीसा को, कि जो तमाम लहर के नाम का जो चारों तरफ ढिंडोरा पीटा जा रहा था, आपने तमाम सुनामियों को नाला बना करके वापस भेजा है साहब। इसलिए भी आपको सलाम, बिहार को खास तौर पर सलाम। और अब बारी हमारे उत्तर प्रदेश सहित 5 सूबों की है, और आप दुआ करें, आप दुआ करें कि फासिस्ट ताकतें हारे, हिंदुस्तान की कौमी एकजहती और यहाँ के खूबसूरत ताने बाने को बचाने वाले लोग सत्ता पर काबिज हो, जैसे आप यहाँ काबिज हैं, हमारे यहाँ काबिज हैं। ऐसा हो कि ये सिलसिला और आगे बढ़े। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब, बिहार का जिक्र आया तो मुझे ये मिसरे याद आ गए कि दूध ने चाय को हरा डाला। जरा सा जोश में आइएगा, फिर से जुड़िएगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि दूध ने